द मैसेज ऑफ ई सम पार्टिकल एंड न्यूक्लियर गिवन टू यू, ठीक है, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। अब ये दिस इज गिवन टू अस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और हमने आंसर जो लेना है हमारे पास वो नॉर्मली अगर बाइंडिंग एनर्जी का सवाल होगा जैसे एनर्जी रिलीज, तो उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा लाजमी इनटू जूल, लेकिन पहले वाले पार्ट में उसने यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में ही हमें चाहिए रिक्वायर पूछा हुआ उसने। मोलिब्डेनम, ओके। द चेंज इन यू ऑफ द रेस्ट मास, कितना हमारे यानी मास डेफिसिट निकालना है। अब मास डेफिसिट निकालने के लिए बेटे हमने देखना है कि पेरेंट तो ये थे, डॉटर क्या बने, ये बने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पेरेंट में से डॉटर के न्यूक्लियाइड को माइनस कर दोगे या इसमें से इसको माइनस कर दो, वो आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि लॉस ऑफ मास को इंडिकेट करता है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि हमारे पास कोई चीज डिके करती है तो इसका मतलब है कि जो डॉटर न्यूक्लियाइड बनेंगे उनका मास लाजमी ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी ना, जब तो एनर्जी हमारे पास आप एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस टू इनफिनिट डिस्टेंस, तो ये बनाने में आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी, इनको एनर्जी प्रोवाइड की थी, इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, जिस तरह मर्जी कंसीडर कर लो। तो मैं अब अप टू यू का मतलब हमारे पास, मैं चलो मैं प्रोडक्ट में से मैं माइनस कर रहा हूँ इन जस्ट टू गेट। अब मेरा आंसर नेगेटिव में आना, डेल्टा एम, वो डेल्टा एम इंडिकेट करेगा कि हमारे पास लॉस ऑफ मास हो रहा है, डिक्रीज इन मास हो रहा है। तो डेल्टा एम इट मींस दिस द मास ऑफ मोलिब्डेनम MO प्लस वन, बाद में लिखेंगे। फिर मास दूसरा कौन सा आना है, दिस इज मोलिब्डेनम के पास दिस इज लैंथियम है La, फिर मास आ जाएगा हमारे पास दिस इज ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास आ जाएगा किसका, बीटा पार्टिकल का। ये हो गए सारे मैसेज, ठीक है। अच्छा अब बेटे अगर ये मैसेज हो गए, इसमें से हम माइनस करेंगे mass of the products, oh sorry, reactants या parent nuclide, which is one is the uranium and second is the neutron, और न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ये न्यूट्रॉन की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है बता, क्योंकि सिंपल पार्टिकल है बेटे। ओके अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप। अब बेटे मोलिब्डेनम की वैल्यू कितनी थी, दिस इज 94.925, 94.925945, ओके। Lanthanum, this is 138.955. न्यूट्रॉन का जो गिवन है दिस इज 1.009। अच्छा मेरे से गलती हुई, गलती ये हुई है बेटे, न्यूट्रॉन तो दो थे, बीटा 7 थे, सॉरी आई शुड मेंशन दिस वन। ये हमारे पास 7 है, न्यूट्रॉन आर 2, एक्चुअली 2 न्यूट्रॉन हो गए, और ये 7 बीटा पार्टिकल निकल गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये प्लस 7 टाइम्स होगा बीटा पार्टिकल, विच इज 5.5 टाइम्स 10 टू रेज पर -4। ये हमारे पास आ गया ये। माइनस करेंगे इसमें से हम यूरेनियम का बेटे हमारे पास है दिस इज 235.123, और एक ही न्यूट्रॉन था, तो एक न्यूट्रॉन 1.009। तो बच्चों इसको अगर आप करते हैं तो यू विल गेट दिस इज 235.922 is this one, and this value is 236.132. So we get answer in negative, which is 0.210. अच्छा आगे भी जीरो यार मैं इतना लिख दिया। अब हमारे पास नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है मास, नेगेटिव साइन shows decrement in mass। यानी लॉस ऑफ मास। तो चेंज क्या होगी, चेंज तो बेटा वैसे पॉजिटिव में लिख लेते 0.210, कोई बच्चा नेगेटिव में भी लिखता कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी रिलीज,
अब अनदर दिस 3 मार्क क्वेश्चन, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम ऊपर निकाल चुके हो, विच इज इन यू, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू केजी, बिकॉज ये फॉर्मूला अप्लाई तब होता है टू गेट आंसर इन के इन जूल, तो मैथ्स को केजी में चेंज करना जरूरी है। तो हमारे पास डेल्टा एम क्या होगा, दिस इज 1.66 टाइम्स -27 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये चेंज ऑफ मैथ्स हो गया। सी का स्पीड है 3.00 टाइम्स 10⁸ का स्क्वायर हो गया, और इसको आपने सॉल्व कर किया तो बस हमारे पास आंसर आ गया बेटा 3.1374 टाइम्स 10⁻11 जूल हो गया। अच्छा, अब हमें एक नंबर बेटा फॉर्मूले का मिल गया, एक नंबर वैल्यू पुट करने का along with to convert in this one, second mark, third mark आपकी since we got this answer in joule और उसने पूछा हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और नाउ एज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज मेगा 10⁻6 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.60 टाइम्स 10⁻19 जूल के बराबर। इसका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 टाइम्स -13 जूल के बराबर होगा। अब ये जूल है, इसको कन्वर्ट करना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा, तो इट मींस के फर्दर अगर करते हो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा 3.1374 टाइम्स 10⁻11 ओवर 1.60 टाइम्स 10⁻13, तो दिस इज 196 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएशन काउंट रेट, एविडेंस फॉर द रैंडम nature, understand the radioactivity is both spontaneous and random, then define activity। इस चैप्टर में क्वेश्चन लाजमी, इसको इसलिए चैप्टर खत्म होगा तो इसके पास पेपर जो हैं वो लाजमी आपको करने चाहिए। हम तो अभी बेटे करवाऊंगा जितने भी जो हो रहे हैं अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन फर्दर प्रैक्टिस पास पेपर से बहुत इतना अच्छे तरीके से करना है बेटे कि इसका क्वेश्चन मिस ना हो अभी। अच्छा बेटे, हमारे पास कोई चीज डिके करती क्यों है? जब डिके करती कोई ना कोई चीज निकलती है तभी डिके होता है, ठीक है। पीछे लेफ्ट और चीज रह रही होती कम हो रही, यानी एक फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स या रोज पेटल्स पड़े हुए एक रूम के अंदर, और उसमें से देखो फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स निकलते जा रहे होते हैं, तो पीछे पेटल्स की जो लाइफ है वो कम होना शुरू होती है, और वेंचुअली वो हमारे पास वो फर्दर फ्रेग्रेंट पार्टिकल उनमें से नहीं निकल रहे होते, डिके होता, प्रोसेस चलता जा रहा होता है। अब जो फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास कितने रोज पेटल कमरे में, देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला रूम है, एक में हम हमारा 50,000 पेटल्स लिए और एक में हमने 25,000 पेटल्स लिए, तो 50,000 पेटल्स जिसमें होंगे वहां पे फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स भी ज्यादा खुशबू होगी देन 25,000 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फ्रेगनेंस है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वर प्रेजेंट इन द बिगनिंग, ठीक है। और डिके दोनों ने करना है, ठीक है, दोनों ने डिके करना ही करना है। और फ्रेगनेंट पाउडर हम, लेकिन उसमें ये भी नहीं कह सकते किस में से फ्रेगनेंट पार्टिकल ज्यादा किस डायरेक्शन में निकल रहे हैं और किस डायरेक्शन में कम निकल रहे हैं, हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। तो जिस चीज को हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम कह रहे होते हैं दैट इज रैंडम डिके। रैंडम मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, पार्टिकल किसी भी टाइम पे निकल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। तो थोड़ा सा पहले इसको कवर कर दें, तो मैं रेडियो डिके क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस, अब मैंने मतलब बताना स्पॉन्टेनियस का क्या होगा, द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम, रैंडम का मतलब ये अभी बताना, हल्का सा मैंने कवर किया लेकिन कोई नहीं कवर किया, अभी करते हैं। डिके कह लें या डिसइंटीग्रेशन, the spontaneous and random disintegration of particles from the nucleus। अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। इसमें या न्यूट्रॉन को स्प्लिट अप हो रहा है या प्रोटॉन को स्प्लिट अप हो रहा है, या उनकी आपस में न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास पार्टिकल निकल, जैसे गैमा निकल होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल, अनस्टेबल का वजह कैसे बचा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा होगी,
न्यूक्लियाइड इज रेडियोएक्टिव डिके, या इज रेडियोएक्टिविटी भी कह सकते हो, इज रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। एक जो मैंने वर्डिंग बोली है स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या होगा, दूसरा रैंडम। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे डिके डिपेंडेंट नहीं है। डिके इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर या प्रेजेंस ऑफ एनी अदर न्यूक्लियाई नियर इट। यानी ये यूरेनियम पड़ा, साथ एक्टीनियम पड़ा हुआ, या फिर कोई और आइसोटोप पड़ा हुआ है, उसके डिके करें, उसकी वजह से ये डिके ना करे डरते मारे, ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना, कि हमारे पास कोई और पार्टिकल के करीब पड़ा, वो भी रेडियो एक्टिव डिके है या नहीं है, उन पार्टिकल न्यूक्लियाई की वजह से डिके पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिके डिपेंडेंट है। यानी टेम्परेचर ज्यादा कर दो कि डिके ज्यादा होना शुरू हो जाए, नहीं। प्रेशर ज्यादा कर दो, ह्यूमिडिटी फैक्टर ज्यादा कर दो, उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, सारे जो मर्जी अप्लाई करके देख लो, डिके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जो चीज इंडिपेंडेंट हो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, उसको हम कहेंगे वो स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। फैक्टर्स के फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी फैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और प्रेजेंस ऑफ एनी अदर particle न्यूक्लियाई। डिके इन चीजों पर डिपेंडेंट है ही नहीं, उसने डिके करना ही करना है, वो उसके अपनी नेचर के अंदर है, तब वो डिके करना है, अनस्टेबिलिटी की वजह से डिके करना है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा करना शुरू कर दो, डिके कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये वो चीजें जिन पे हमारा कोई अख्तियार नहीं है। हम एक्सटर्नल फैक्टर ही चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी है विच इज डिफाइंड बाय अल्लाह ताला। ठीक है, इसलिए इन्होंने डिके करना ही करना है। हम जो मर्जी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर लें, डिके पे कोई चेंज नहीं आनी, उन पार्टिकल एमिट होना ही होना है। ठीक है, चाहे पिस्टल लेके आप आगे खड़े हो गए, डिके ना करी, तो फिर भी होना ही होना है। ठीक, ये चीज होगी। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये था जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट ना हो, उसे आप कह रहे होते दैट इज स्पॉन्टेनियस। और रैंडम, अब रैंडम डिके किसका मतलब होता है, द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम का वर्ड लिखा है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बेटे इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, कि हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसका मतलब ये है we cannot predict which nuclei will decay and at what time and in which direction it will decay। ठीक है, यानी we cannot predict कि किस पार्टिकल ने, किस न्यूक्लिया ने डिके करना है और किस डायरेक्शन में डिके करना है, हम वो भी नहीं बता सकते। यानी वन कैन नॉट प्रिडिक्ट, होता है कि आप इस ये डिके किया, उसके बाद ये वाला डिके डिके ये वाला डिके करेगा न्यूक्लिया, हम नहीं प्रोडिक्ट करते। वन कैन नॉट प्रोडिक्ट which nuclei is going to decay and at what time and in which direction it is going to decay। ये नहीं कि फजर का वक्त है, सारे एक तरफ डिके कर रहे हैं, इशा का वक्त हो गया दूसरी तरफ डिके करना शुरू हो गए, तो हमारे पास हम इन चीज को नहीं प्रोडिक्ट कर सकते।
यानी ईच न्यूक्लियाई इन एनी सैंपल हैज अ सेम चांस ऑफ डिकेइंग पर यूनिट टाइम। और इस चीज को हम कह रहे होते हैं, फिर इसका मतलब है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, टॉस करते हैं, हेड आएगा टेल आएगा, सेम इज टू हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू रिजल्ट्स निकालते हैं फिर इसके अंदर। ठीक हो गया। तो यानी कि हमारे पास कहने का मैं ये कह लूं, यानी ईच न्यूक्लियाई in a sample has the same chance of decaying per unit time। ठीक है। और इसके बाद हम जो वर्डिंग यूज करते हैं, दिस इज कांस्टेंट। इन मार्किंग की देखोगे ये वर्डिंग लिखी होगी, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ग्राफ से हम कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास जो डिके है ये रैंडम है या स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एविडेंसेस of spontaneous and random decay from graphs। फ्रॉम ग्राफ मतलब फ्रॉम रैंडम वो डिके ग्राफ की बात होगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पहली चीज स्पॉन्टेनियस का कैसे पता चल जाएगा? तो हमारे पास ग्राफ की हाफ लाइफ जो लेवल में पढ़ चुके हो, या फिर काउंट रेट जो है वो चेंज जैसे क्या सेम होता है डिफरेंट एक्सटर्नल बाय वेरिएशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। तो हमारे पास रैंडम का मतलब स्पॉन्टेनियस का आ जाएगा सेम ट्रेंड, सेम हाफ लाइफ, सेम ट्रेंड, हाफ लाइफ, काउंट रेट, काउंट कितने नंबर ऑफ काउंट्स पर टाइम रहेंगे। ठीक है। एट बाय वेरिएशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी थे। ठीक है। और हमें रैंडम का कैसे पता चलेगा कि ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा? फ्लक्चुएशंस ऑफ ग्राफ, रैंडम एरर भी फ्लक्चुएशंस ही होती है ना। फ्लक्चुएशंस ग्राफ शो द रैंडम नेचर। तो इसका हमें पता चलेगा फ्लक्चुएशंस ऑफ ग्राफ के थ्रू। अब इसी को बेटे अगर हमारे पास ग्राफ पे देखें किस तरह होगा, तो मैं ग्राफ के पास पेपर से उठाऊं। A student is provided with the freshly prepared sample of radioactive material and the count rate from the source is found to vary with the time as shown. A similar sample of the radioactive material is then prepared and the student repeats the experiment, but the sample is at a higher temperature. The variation with time of the count rate for the second sample is shown figure 6.1b. State the evidence that is provided by these two experiments for the random nature। क्या आ रहा है? इसमें भी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जो फ्लक्चुएशन इन ग्राफ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रैंडम नेचर। तो हम लिख सकते हैं दिस आर फ्लक्चुएशंस, जिगजैग कर्व कह लो। ठीक है। लेकिन जिगजैग बेटे हमारे पास ना, जिगजैग तो पॉइंट ये जिगजैग ही है ना, ये डिफाइंड पैटर्न होता है। जिगजैग नहीं लिख देना, जिगजैग पे मार्क नहीं मिलता। स्कैटरिंग की लिख लो, वो उसमें हो सकता है, जिसमें कोई ऑर्डर ना आ रहा वो लिखना है। ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन द ग्राफ, क्योंकि अगर हम बेस्ट फिट लाइन बनाए तो ये बननी है ना थोड़ी सी इस किस्म की। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो फ्लक्चुएशन हमेशा रैंडम नेचर को रिप्रेजेंट करती है। आपके ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन जो आ रही होती हैं वो भी हमारे पास रैंडम डिके को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आपके P3 के अंदर। ग्राफ कर्व शोज रैंडम नेचर।
नेक्स्ट पार्ट के अंदर द स्पॉन्टेनियस नेचर। अब स्पॉन्टेनियस का कैसे पता चलता है हमारे पास कि दोनों ग्राफ का सेम ट्रेंड आ रहा है एट डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स। डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एट हाई टेम्परेचर लिखा हुआ ना, कहता है टेम्परेचर जब हाई किया तो फिर सेकंड ग्राफ बना 6.1 बी। तो जो 6.1 ए के अंदर ट्रेंड आ रहा है वही 6.1 बी के अंदर ट्रेंड आ रहा है। हर हाफ इसमें देख लो हमारे पास ये था, वही हाफ लाइफ आ रही है। ये सी फॉर काउंट है बेटे, सी नॉट का मतलब इनिशियल, यानी सपोज 1000 थे, 1000 का हाफ किया तो 500 हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ, 500 का हाफ किया हमारे पास फिर क्या हो गया, क्या था 250 हो गया, 250 में सेकंड हाफ लाइफ आ गई। ठीक हो गया। अब यही देखो ट्रेंड में यहाँ से कॉपी करूँ, यही है ना, ये यहाँ पे मूव कर जो वही चीज बन रही है, डिफरेंट वन, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ठीक है, इसका सेम ट्रेंड है, सेम हाफ लाइफ आ रही है, सेम काउंट रेट आ रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर, शोज द spontaneous nature. Same trend, count rate, half life at different temperatures shows spontaneous nature. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं any nucleation there is no change in the charge number, mass energy। कह रहा है हमारे पास radioactive source in A is a radon, this one that emit alpha particle to become plutonium, state the number of neutrons in one nucleus of radon। ओके अब हमारे पास जो होता है फॉर्मूला A equals to Z plus and we need to number of neutrons, this is 220220, Z क्या 86 है। तो n की वैल्यू हमारे पास फर्दर इसको सॉल्व करते हो, 20 इसमें से अगर माइनस कर देते हो आप लोग 134 आ गए। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा है बेटे राइट डाउन एन न्यूक्लियर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ रेडॉन। ओके, कि क्या निकला है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं दैट अमिट अल्फा रेडिएशन। अल्फा क्या होता है, हीलियम लिख लो He42। तो हमारे पास this will be 216। why is it so, because there is no change in the mass number, 216 plus 4 becomes 220। if this is 2 and this is 86 so it will be 84, 84 plus 2 86 equivalent हो जाएगा, this is 84। ठीक हो गया, ओके इसका मतलब ये हो गया। we बताया था fluctuations graph random, same trend at different external factors, this is representing the spontaneous decay हो गया। अच्छा अब अगर डिके का आइडिया हो गया, हमें डिके तो करना ही करना है, तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिके किसके बराबर होगा या एक्टिविटी किसके किस पे होगी। दिस अ थर्ड लर्निंग आउटकम, इट मीन दिस शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। मैंने आपको ये बता दिया बेटे, अंडरस्टैंड दैट फ्लक्चुएशन इन द काउंट रेट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द रैंडम नेचर ऑफ दिस वन। फ्लक्चुएशंस का वर्ड लिखा हुआ है, जिगजैग नहीं। सेकंड, अंडरस्टैंड द रेडियोएक्टिव डिके इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड अंडरस्टैंड। ठीक, अब मैं इस पे आ गया हूँ, रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी। अब रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर दो, डिके तो होना ही है, डिसइंटीग्रेशन तो होनी ही है, पार्टिकल तो निकलने ही निकलने हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको कहोगे उसकी एक्टिविटी है। और एक्टिविटी बाद में देखेंगे, इस पर डिपेंड होगी ओरिजिन। जैसे मैंने कहा था, फ्रेगनेंट पार्टिकल निकल रहे होते हैं रोज पेटल्स में, इफ दे आर प्लेस्ड इन अ रूम, तो हमारे पास फ्रेगनेंस ज्यादा होगी, अगर फूल ज्यादा होंगे पेटल ज्यादा होंगे आपके पास। तो अगर पेटल कम हो गए तो फ्रेगनेंट पार्टिकल उसी रूम के अंदर विद द सेम वॉल्यूम हमारे पास विद द सेम ऑल फैक्टर्स वो वेरी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके या डिसइंटीग्रेट। मैं जान के लिख रहा हूँ क्योंकि आयरन सर आपने डिसइंटीग्रेट लिख दिया, डिसइंटीग्रेट ही आएगा।
पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी, ठीक है। सिंबल विच वी यूज फॉर दिस वन, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल ए। एरिया को भी कैपिटल ए से करते हैं, लेकिन ये भी है कैपिटल ए। या आप इसके लिए लिख सकते हो, डिके करना है तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी होगा, या मैथ्स पढ़ते हो हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं डी एन ओवर डी टी, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या आता है इसका कि बेटे चीज ने डिके तो करना ही है, तो डिके ग्राफ जो बनता है उसका ग्रेडियंट जो होता है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास यही ग्राफ है, सी काउंट लिखा हुआ है, काउंट में आप नंबर लिख देते हैं, अब ये नॉट हो गया, एंड नॉट बाई 2, एंड नॉट बाई 4, एंड नॉट बाई 8, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट हाफ लाइफ, इसका सिंबल होता है, दिस इज सेकेंड हाफ लाइफ, दिस इज द थर्ड हाफ लाइफ, एंड सो ऑन। अच्छा, अब वर्टिकल एक्सिस में क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड लिखा हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब बेटे हमारे पास यानी अनडिकेड पहले 1000 थे, नहीं समझ आ रहा तो बेटे पहले लिख लेते हैं वैल्यूज। इसकी वैल्यू क्या थी, 1000 थी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ये कितनी होगी 250, ये कितनी होगी 125। अब जब 1000 थे, इस ग्राफ का ग्रेडियंट इस जगह पे अगर आप लेते हो तो ग्रेडियंट क्या आएगा, मैक्सिमम। इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, यहाँ ग्रेडियंट देखो कम हो गया टेंजेंट ड्रॉ करने, ठीक है। इस जगह ग्रेडियंट और कम हो गया, स्टीपनेस आपके सामने कम होती जा रही है, यहाँ पे और कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्टिविटी किसके बराबर है, इसके ग्राफ के ग्राफ के ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट आ रही है। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्टिविटी क्या होगी, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी जो है विच इज इक्वल टू एक्टिविटी, यहाँ पे ज्यादा आ रही है, ठीक है। यही हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगी, ये कम होगी बेटे, ये ज्यादा थी, ये क्या होगी, कम होगी, ये हम यहाँ पे हमारे पास और कम होगी, और यहाँ पे हमारे पास फर्दर डिक्रीज करती जा रही है। तो इसका मतलब है इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो हुआ है डिके ग्राफ का, इट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी, और एक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है इफ द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड एट दैट टाइम डिक्रीजेस। वी कैन राइट हियर एक्टिविटी हमारे पास बराबर किसके है, ग्रेडियंट ऑफ डिके ग्राफ एट एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्टिविटी ये है तो इसकी डिपेंडेंस किस पे आ जाएगी, मैंने कहा जितने शुरू के अंदर ज्यादा होंगे उतनी एक्टिविटी भी ज्यादा आ जाएगी। सो इट मींस वी कैन राइट एक्टिविटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड इन द बिगनिंग, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम देख लें, ये बेटा मैंने दो ग्राफ लिए हैं, ये वाले सेम रेडियो एक्टिव सोर्स है, सेम रेडियो एक्टिव सोर्स है, लेकिन हमारे पास एक में नंबर, एक यानी कि 1 kg है, एक हाफ के जी, समझ लो। एक में 1000 नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स इन द बिगनिंग, दूसरे में 500 थे। एक ही स्केल्ड ग्राफ के ऊपर उनका बेसिकली हमने ग्राफ ट्रेंड बनाया, हाफ लाइफ भी बिल्कुल सेम थी। यानी कि ये मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ग्राफ है, इसके अंदर जो चीजें सेम है मैं बता दूं, ये सेम सोर्स है, सेम सोर्स,
with different number of undecayed nuclides, ठीक है, are plotted on the same scaled graph। यानी यूरेनियम अगर लिया बेटा, ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है, सेम हाफ लाइफ है, एक में 1000 न्यूक्लियाइड, एक केजी था समझो, दूसरे में 500 थी। अच्छा अब ये देखो 500 के ऊपर ही अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट लेता हूँ, स्टीपनेस ज्यादा आ रही है, और यही मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद बनाना, सॉरी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद यहाँ पे बनाऊं, तो ये बराबर तो नहीं आना, एक ही हाफ लाइफ के बाद बना रहा हूँ दोनों का, इसकी स्टीपनेस ज्यादा आ रही है, इसकी स्टीपनेस फर्स्ट हाफ लाइफ पे कम आ रही है, ठीक है। फिर सेकंड वन भी अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सेकंड हाफ लाइफ की इसकी स्टीपनेस बेटे क्या है, ये ज्यादा है, और इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे फिक्स करूँ, नहीं ना होता, इसकी स्टीपनेस का मतलब है हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास एट एनी टाइम या एट एनी हाफ लाइफ इसका ग्रेडियंट ज्यादा आता है, इसका ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। और ग्रेडियंट नेगेटिव साइन जो आ रहा है, वो नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियर डिक्रीज करते जा रहे हैं, ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है इसका। इसका मतलब है हमारे पास वी कैन राइट इट फर्दर देन एट एनी हाफ लाइफ, ठीक है, और एट एनी टाइम टी, ठीक है, स्टीपनेस जो आ रही है ऑफ लेफ्ट साइड ग्राफ जो है, दिस इज ग्रेटर देन स्टीपनेस ऑफ राइट साइड ग्राफ। तो इसका मतलब है इसकी एक्टिविटी क्या है, लेफ्ट साइड की ज्यादा आ रही है राइट साइड से, तो इसका मतलब एक्टिविटी जो आ रही है ऑफ लेफ्ट साइड ग्राफ जो है, दिस इज ग्रेटर देन एक्टिविटी ऑफ राइट साइड ग्राफ, या ग्रेडियंट कह लो, और अगर फर्दर वर्ड में आपने कहना है, स्टीपनेस ग्रेडियंट से रिलेट होती है ना, ठीक है, ग्रेडियंट कह लो या बेटा एक्टिविटी कह लो, एक ही बात हो। तो अब नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, अच्छा माइंड में अगर आ रहा है सर, नेगेटिव साइन बेटे आता है हमारे पास, सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड डिक्रीज करते जा रहे हैं विद टाइम, डिके डिक्रीज करता जा रहा है विद टाइम, ठीक। तो नेगेटिव ग्रेडियंट या नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट मोर अप्रोप्रिएट टू से, with gradient shows that number of undecayed nuclei decreases with time। नंबर ऑफ अनडिकेट की बात, जो डिके हो गए वो तो चल गए, वो तो पूरे हो गए बेटे, यानी कि 1000 से अनडिकेट कितने रह गए, एंड 500, फिर अनडिकेट कितने रह गए 250, बाकी तो डिके करके, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब है मैथमेटिकली फॉर्म, अगर इसके मैं डिपेंडेंस के बाद मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाए, फिर रिजल्ट हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ डिके क्या होता है, दिस इज डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, so we can write delta n over delta t, which is the activity, it is depending directly on negative n। मैंने नेगेटिव साइन इस तरह कैंसिल हो रही है, यहाँ पे ये भी ना, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा ना, ठीक है। आप नेगेटिव साइन निगलेक्ट भी कर दोगे कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है, कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता है आपका, मैं लिख देता हूँ नीचे, a is depending directly on minus n, ये रिलेशन आ गया। और फिर अब इसको रिमूव करते हैं, कांस्टेंट आ जाएगी, हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस इज नेगेटिव साइन
can be neglected as per CAIE 9702। आपकी मार्किंग की में पर्ट को लिखा है नेगेटिव साइन, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली मैं जो करवा रहा होता हूँ बेटा वही चीज फिजिक्स के अंदर होती है। सिलेबस के कंटेंट्स को तो हमने फॉलो करना होता है, लेकिन जो चीज सही है उसी को करवा देना बेहतर है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट्स के अंदर कोई चीजें होती हैं तो बच्चे को पेनलाइज नहीं किया जाता इसके ऊपर। इसलिए हमारे पास सिलेबस देखो ना, इसके अंदर ये साइन किसमें लिखा है, ये बना हुआ है, ये क्या डेल्टा मैंने ये लिखा है, एंड इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो गौर से नेगेटिव साइन आ रहा है, अगर हम निगलेक्ट करते तो मेरे पास ये समझाना फिर औखा हो जाता है। मैंने ये भी अभी करवानी है आपको। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास इसके में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी इसकी, और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटे एक्टिविटी दिस स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट्स क्या हैं, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी है बेटे, एन तो नंबर है, टाइम की यूनिट क्या होता है सेकंड, तो ये सेकंड इनवर्स हो गए। या फिर यहाँ पे इसको हम कहते हैं बैकवर्ड, BECQUEREL होता है शायद बैकवर्ड, कैपिटल बी स्मॉल क्यू। ये प्रोफेसर हेनरी बैकवर्ड के नाम के ऊपर है, मैडम क्यूरी का जो हस्बैंड था। ये ये बहुत फैमिली है फिजिक्स के अंदर, जो तीनों पूरी फैमिली नोबेल लॉरियट थी। प्रोफेसर हेनरी बैकवेल जो है था, इसकी बेगम मैडम क्यूरी थी, और बेटी का नाम मुझे याद नहीं। तीनों बेसिकली जो है थे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इनकी रिसर्च थी, और तीनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। और तीनों की मेनली डेथ हुई थी वैसे ही हुई थी, रेडियो एक्टिव सोर्स रेडियम की वजह से, मेनली कैंसर की कार्सिनोमा हुआ था।